राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। संसद में गतिरोध दूर करने की कोशिश में सरकार, खड़गे सहित विपक्षी नेताओं से मिले पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी। नूह में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण, भूपेंद्र हुड्डा बोले, खट्टर सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। पीओके भारत का क्षेत्र है, पाक पीएम के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की दो टोक, बातचीत के लिए आतंक मुक्त माहौल बनाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्षी गुट इंडिया पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली की अदालत में 9 अगस्त से शुरू होगी बहस। अब लाइन में लगने का झंझट खत्म, रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को दिल्ली मेट्रो ने दी बड़ी खुशखबरी। लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंध ऊंचे स्तर पर, जयशंकर बोले 2027 तक व्यापार दोगुना पहुंच सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को मिला 1 साल का सेवा विस्तार, पहले भी 2 बार मिल चुका है एक्सटेंशन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा में पार्टी के नेताओं और विधायकों से मुलाकात की तथा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव, पार्टी को मजबूत बनाने तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में हुई ताजा झड़प में 17 लोग घायल, इम्फाल घाटी में फिर से लगा कर्फ्यू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भोपाल, मध्य प्रदेश में उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े साहित्य तथा कला के इन उत्सवों में अपनी प्रतिभागिता से उत्साहित हैं। आप सबको बधाई। उन्होंने कहा कि इन सभी आयामों पर निरंतर ध्यान बनाए रखने से एक मजबूत सांस्कृतिक परिस्थितिक तंत्र का निर्माण संभव है। उन्मेष और उत्कर्ष, इन दोनों उत्सवों के शुभारंभ में उपस्थित सभी साहित्यकार एवं कलाकार भाइयों और बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कला की विभिन्न धाराओं के इस महासंगम में आप सबके साथ अवगाहन करते हुए मुझे आत्मिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े साहित्य तथा कला के इन उत्सवों में अपनी प्रतिभागिता से उत्साहित है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज से शुरू होने वाले दोनों उत्सवों के आयोजन के लिए मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के ऑर्गेनाइजर्स को सराहना करती हूँ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हमारी संस्कृति के विभिन्न आयामों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी आयामों पर निरंतर ध्यान बनाए रखने से एक मजबूत कल्चरल इकोसिस्टम का निर्माण संभव हो रहा है। इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता का दायित्व भारत को दिया गया है। इस दायित्व का भारत द्वारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के आदर्श के अनुरूप निर्वहन किया जा रहा है। हमारी परंपरा में यत्र विश्वम भवति एक नीडम की भावना प्राचीन काल से आधुनिक युग तक निरंतर व्यक्त होती जा रही है। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व, इन दोनों आदर्शों का संगम हमारे देश की चिंतन धाराओं में सदैव दिखाई देता रहता है। साहित्यकार का सत्य इतिहासकार के साथ तथ्य से अधिक प्रामाणिक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास विश्व के महान साहित्यों में ही मिलता है। साहित्य ने मानवता को आईना भी दिखाता है और बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है। साहित्य और कला ने संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखा है, यानी मनुष्य की मनुष्यता को बचाए रखा है। मानवता के संरक्षण के इस परम पुनीत अभियान में प्रतिभागी होने के नाते आप सभी साहित्यकार और कलाकार सम्मान के बहुत बहुत अधिकार है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीयता के गौरव को स्वर देने वाले उन रचनाकारों के इतनी विशाल परंपरा विकसित हुई है कि एक संबोधन में सबका उल्लेख करना असंभव है। देशभक्ति की भावना को गहन अभिव्यक्ति भारत माता के अमर सुपुत्र
उत्कलमणि गोपबंधु दास की एक अमर पंक्ति में निरूपित कर रही हूँ आपके सामने। मनेत्रे भारत छिड़ा ग्राम शालग्राम प्रतिष्ठान मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मेरी दृष्टि से भारत भूमि का एक एक पत्थर शालिग्राम की तरह पूजनीय है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी की तरह प्रिय। नव नव उन्मेष से युक्त प्रतिभाएं भारत को समग्र विकास के उत्कृष्ट तक ले जाए, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबके आनंदमय भविष्य हेतु अनंत शुभेच्छा व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वो धरती है जिसने सारे विश्व को संदेश दिया अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसके गांव का बच्चा बच्चा इस मंत्र का उद्घोष करता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत् का मंत्र दिया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। आज मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तरफ वो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा साहित्य, हमारे जीवन मूल्य, उसको कैसे निकाल के सामने ला रहे हैं। देखिए, एक अलग दौर है ये। तब जब हमारी भारत की राष्ट्रपति स्वच्छता के स्थान, स्वच्छता के लिए स्वयं झाड़ू लेके निकलती है, तो देश उत्साह और आनंद से भर जाता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। तब जब हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर काशी में हो या महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं और साष्टांग दंडवत और प्रणाम करते हैं, तो देश हमारे पुराने मूल्यों को फिर से याद करता है। ये एक अद्भुत और नया दौर है सचमुच में, और उसी में से उन्मेष और उत्कर्ष जैसे कार्यक्रम अद्भुत है हमारे। देखिए, इस देश में इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, हम कहते हैं अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, लेकिन मूलभूत एकता है। और उन्मेष और उत्कर्ष के रूप में ऐसे कार्यक्रम जो हमारे साहित्यकार, हमारे कलाकार, हमारे संगीतज्ञ उनको सामने लेके आते हैं, तो सचमुच में उनको भी कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर सारी दुनिया को भी इकट्ठा करने में समर्थ और सक्षम होते हैं कि साहित्य और कला और संगीत में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को वो एक रख सके। और इसलिए मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन ये कला, संगीत और साहित्य ही कराएगा। इसलिए एक बार मैं फिर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली सेवा विधेयक 2023 पेश किया गया था। इसको लेकर आज चर्चा हुई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय महोदय, जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानंद जी ने पेश किया, तब थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। संविधान के तहत संसद की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल उठाए गए और दूसरा ये मुद्दा उठाया गया कि विधेयक जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ, वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के विरुद्ध है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूँ। मान्यवर, जहाँ तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के भाग 8 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी कार्यरीति को
संविधान में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 239 के ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 ए 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है तो आज इसका मैं ढंग से जवाब दूं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164 F की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239 ए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष लगातार नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्षी दल खुद इस मामले पर चर्चा नहीं चाहता। अब राज्यसभा में एक बार फिर इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। इसके लिए उन्होंने नोटिस भी दिया। जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो इसी मुद्दे पर जोर देते हुए नेता विपक्ष खड़गे ने कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी प्लीज So, honorable members, let us not get into hair splitting assessment of a situation. The substance I want to पार्टी please के go ahead, sir. नेताओं ने ये Only प्रपोजल leader दिया of the है opposition will hold the floor. और Nothing will go on record. सब मेरा Nothing एक other than LOP will go record. Go ahead, sir. मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए। जब 267 नोटिस जो है ये सभी
जितना भी बिजनेस है उसको अलग रख के 267 को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही पहले भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इशू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए, तो हमने कारण तो बताया। मैंने देखिए मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन हो रहा नहीं। मेरा सजेशन यही है कि आप इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, ठीक है, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनती है आपसे। थैंक यू। आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते, प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे, इतना डिफेंड कर रहे, मुझे समझ में ही नहीं रहे। I got a point. अरे भाई ये डेमोक्रेसी है, प्लीज ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? नो प्लीज इस चीज को करने के लिए nothing will go on. Please, honorable members, we must always be alive. Would you please take your seat? Then take. Nothing will go on record. Take your seat. Sorry. Don't disrupt the house. अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज 13वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। 13वां IODD समारोह मृत व्यक्तियों के परिवारों द्वारा अपने प्रियजनों के अंगदान करने के साहसिक निर्णय के लिए सम्मानित करने, मृत व्यक्ति के अंगदान करने के बारे में जागरूकता फैलाने और अंगदान तथा प्रत्यारोपण के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों के योगदान को मान्यता प्रदान करने और उन्हें पुरस्कार देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन देने से बड़ी मानवता की सेवा नहीं हो सकती। आज का अवसर, आज का दिन मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, नॉट ओनली फॉर ऑर्गन डोनर बट जिसको ऑर्गन दिया गया है, रिसिपिएंट से लेके सारी श्रृंखला में जिन्होंने मदद की है। मैं जब यहाँ पुरस्कार दे रहा था, सम्मानित कर रहा था, तो पुलिस को भी सम्मानित किया गया, एयरलाइंस को भी सम्मानित किया गया, NGO को भी सम्मानित किया गया, प्रचार प्रसार करने वालों को भी सम्मानित किया गया। जरूरी है दोस्तों, जो कुछ अच्छा करते हैं उसको सम्मानित करने से उसका स्वयं का हौसला तो बढ़ता ही है, लेकिन उसको देख के अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए सभी जिसका सम्मान किया गया है, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे ओर से सराहना भी करता हूं। दान करना, सेवा करना ये भारतीयों का संस्कार है। दूसरे को मदद करना ये हमारी जीवन शैली है और यही जीवन शैली ने दोस्तों दुनिया में कोविड क्राइसिस के दरमियान भारत का नाम बना दिया। मुझे भली भांति पता है, मैं दुनिया के साथ कोविड के दरमियान बात करता था, मीटिंग करता था, उसमें डेवलप्ड कंट्री भी होते थे, अफ्रीकन कंट्रीज भी होते थे, CIS कंट्रीज भी होते थे, और उस वक्त जब बात होती थी तो कहते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, लॉकडाउन में एजिटेशन हो रहा है और देश बहुत दिक्कत में था। वहाँ हेल्थ ए प्रोफेशन था। दोस्तों, ये देश के लिए हेल्थ एक सेवा है, ये प्रोफेशन नहीं है। दूसरे को मदद करना ये हमारा स्वभाव है।
और इसलिए यहाँ हमने ये भी देखा कई डॉक्टर ने अपना प्राण गंवा दिया, कई नर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने अपनी ड्यूटी देते हुए अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन अपना दायित्व से पीछे नहीं हटे और देश को बचा लिया। दोस्तों, एक ऐसा अवसर है, हम व्यक्ति चाहे कि मुझे हजारों साल तक या तो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहना है, नहीं रह सकते हैं। कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उसकी सुवास रहती है कई बार, उसका नाम रहता है कई बार, बट ये स्वयं व्यक्ति दुनिया को नहीं देखते हैं, नहीं समझ सकते हैं, या तो दुनिया को भली भांति अनुभव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कितना बड़ा अवसर है, आप सोच सकते हो। व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपनी आंख से देखना चाहते हैं, आपकी आंख का डोनेशन दे दो, आपकी आई को डोनेट कर दो, आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आंख से जिसको आपने डोनेट किया है वो व्यक्ति दुनिया को देखते रहेंगे। दोस्तों, इससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है? आप दूसरे के हृदय में जाके दबकते रहेंगे, आप कभी नहीं दबकेंगे, लेकिन आपने आपका हार्ट का डोनेशन कर दिया, हार्ट डोनेट कर दिया, दूसरे व्यक्ति के शरीर में आप दबकते रहेंगे। आप केवल दबकेंगे नहीं, उसको जिंदा रखेंगे। आप केवल उसको जिंदा रख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि व्यक्ति के परिवार को आप बहुत बड़ी सौगात दे रहे हो। दोस्तों, उससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है? और इसलिए आने वाले दिनों में हमें हमारा परोपकार भाव को उजागर करने के लिए प्रयास करना है। हमें दूसरे के द्वारा जिंदा रहना है, हमें दूसरे के दिल में धड़कन लाना है। हम नए होने के बावजूद भी हम हमारी आंखों से दुनिया को हमें देखना है। आज ऑर्गन डोनेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इसलिए आज ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर जिस लोगों ने ऑर्गन डोनेट किया है उसका मैं तहे दिल से सारे देश की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये छोटा काम नहीं है, उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, नेशन के प्रति अपना दायित्व अदा किया है, दूसरे लोगों को जीवन दिया है। उससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता है। जिन्होंने ऑर्गन लिया है, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रचार प्रसार के काम में जुड़िए, जो कार्य योजना बनती है उसका इम्प्लीमेंटेशन में लगिए। आप ऐसा एहसास करो कि मुझे ऑर्गन डोनेशन नहीं हुआ होता, मेरे लिए मुझे ऑर्गन नहीं मिला होता तो मैं क्या होता, कई लोग ना भी होते, कई लोग में कोई कमी होती। मैं पूर्ण रूप में काम कर रहा हूं, मेरे देश के किसी ने मेरे लिए कुछ दिया है, और जो ये भाव आपके मन में आ जाएंगे तो दिन में आप 1-2 घंटा अवश्य निकाल देंगे कि मैं ऑर्गन डोनेशन के लिए ही काम करूंगा। एक अभियान के तौर पर ऑर्गन डोनेशन को ले और दूसरे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए और बनाने के लिए निमित्त बने। यही आज के दिन पर मेरी अपेक्षा। आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के कारनामों में अब लाल डायरी का एक नया काला अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से इस घटना पर जवाब भी मांगा। इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नो हिंसा पर बात करते हुए कहा कि हरियाणा में हुई हिंसा एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। राजस्थान सरकार के कारनामों में अब एक नया काला अध्याय जुड़ गया है, और ये काला अध्याय लाल डायरी से संबंधित है। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई, और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे हैं। और मैं यह बात इसलिए गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल एक आरोप नहीं है, ये विषय राजस्थान सरकार के मंत्री ने उठाया है, और मंत्री ने कहां उठाया है? सदन के पटल पर उठाया था। मेरे विचार से संवैधानिक दृष्टि से सरकार के मंत्री का सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य सबसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक माना जाता है। तो इससे अधिक प्रामाणिकता राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार की नहीं हो सकती। और मैं कांग्रेस के अपने विरोधियों को याद दिलाना चाहता हूं, हमने जब जब किसी भी प्रकार की बात कही है तो वो केवल आरोप नहीं लगाया है। 2G के मामले पर CAG की रिपोर्ट थी और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। बोफोर्स के मामले में मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी प्रकार सरकार के मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरोप लगाया था। यदि प्रतिदिन का हिसाब देखें तो 15 से 20 घटनाएं इस प्रकार की राजस्थान में होती चली आ रही। यदि आपके सरकार का मंत्री भ्रष्टाचार की बात कहता है, आपकी विधायिका असुरक्षित महसूस करती है और इस ढंग के दुष्कर्म राजस्थान में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जितना भी बचने की कोशिश करें, परंतु राजस्थान की जनता उस चीज को
बहुत गौर से देख रही है। इसीलिए यह सवाल कांग्रेस के नेतृत्व से है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कांग्रेस पार्टी को जवाब क्यों नहीं दे रही है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह मामला किसी भी अन्य मामले से अलग है, यह आरोप नहीं है। राजस्थान में भ्रष्टाचार का विषय सदन के पटल पर मंत्री ने कहा। एक और तथ्य है जो संभवतः आप लोगों के संज्ञान में हो, ये सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कटुता उत्पन्न करने के जो प्रयास हो रहे थे, उसके लिए हरियाणा सरकार का साइबर सेल बहुत एक्टिव था और पिछले कुछ दिनों में करीब 65 से 70 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। अब यह मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि साइबर थाने पर अटैक क्यों किया गया, क्योंकि सामान्यतः उसका पुलिस की दैनंदिन एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता है। सामान्यतः वहां से कोई प्रतिरोधात्मक कार्रवाई भी नहीं होती है, न वहां से कोई ये कह सकता है कि उसके ऊपर लाठी डंडे चले। घटना के ऊपर सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम किया है और केंद्र सरकार ने भी तत्काल त्वरित प्रभाव से समुचित सुरक्षा बल मुहैया करा के स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया है। एआईसीसी मुख्यालय में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उच्च न्यायालय के नेतृत्व में न्यायिक जांच की मांग की, जिसे उन्होंने नू हिंसा को रोकने में भाजपा जेजेपी सरकार की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद औद्योगिक शहर हैं और गुरुग्राम में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय भी हैं। इस हिंसा के बाद से स्कूल कॉलेज बंद है और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय बंद होने से इस नुकसान का खामियाजा देश और राज्य को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के नूह में जो हुआ वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो नूह में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ। जहां ऐसे इलाके में जहां 1947 में भी नहीं हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ, और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। ये हुआ, इसके कारण क्या है? क्योंकि ये कई दिन से जो चल रहा था, उसके बावजूद भी जो सरकार को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए थे, सही समय पे सही कदम लेने चाहिए थे, वो कदम नहीं लिए गए। अगर सही समय पे सही कदम ले लेते तो ये हादसा और ये दुर्घटना टाली जा सकती थी, लेकिन ये सरकार के बिल्कुल फेलियर है इसमें। और अब ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन है और कितने ही एमएससीज के ऑफिस वहाँ गुड़गांव में है। अब एक महीने की छुट्टी होगी वहाँ, स्कूलों की कर दी, एमएससी ने अपने ऑफिस की कर दी, तो हु इज गोइंग टू सफर? कंट्री एंड स्टेट। चीफ मिनिस्टर कहते हैं ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन असलियत क्या है कि ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली फेल हो गई और ये हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट है वो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। और ये ऐसी बात नहीं है, आई हैव बीन चीफ मिनिस्टर फॉर 10 years। हरियाणा की पुलिस बहुत एफिशिएंट है, अगर उसका सही डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वहाँ ये हादसा नहीं होता। अभी जुलाई में ही वहाँ पर G20 की मीटिंग हुई गुड़गांव में, और सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था G20 की मीटिंग का क्राइम एंड सिक्योरिटी। अब एक तो पूरे G20 की आप मीटिंग कर रहे हो क्राइम और सिक्योरिटी, सरकार का काम सिक्योरिटी का होता है सबसे पहले। इसका मतलब आज हरियाणा में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। आज जो भी परिस्थिति बनी है, मेरी एक तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको ये अपील है कि भाई शांति कायम करें, आपस में भाईचारा बढ़ाएं, और जिसने भी दंगा भड़काने का काम किया या जिसने भी दंगा किया, दे शुड बी पनिश्ड। उनको कोई पूरा करना चाहिए, कोई प्रोटेक्शन किसी की तरफ से भी कोई उनको मिलना नहीं चाहिए। इसकी हाई कोर्ट के जुडिशियली इंक्वायरी हाई कोर्ट की जज के अंडर होनी चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम